हेलो फ्रेंड, अभय अकेडमी में फिर आपका स्वागत है। तो जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। और ये जो हमारा सेशन चल रहा है पर्यावरणीय भूगोल और अंतरिक्ष विज्ञान का सेशन है। इसके पहले आपको 2 लेक्चर मिल चुके होंगे, ये तीसरा लेक्चर है। तो देर न करते हुए आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशन बिंदु पे बात हो जाए कि शिक्षा की जड़ें भले कड़वी होती है। शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी होती है पर उसके फल बहुत मीठे होते हैं। तो इसी कोटेशन के साथ आज हम अपनी नई ऊर्जा के साथ इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो बता दें आपको कि ये हमारा शायद इधर से दिख रहा होगा उत्तरी ध्रुव है। ये हमारा ये पूरा जो ओला वृत्त है, ये वृत्त है हमारा, वो पूरे 360 अंश का होता है। और इसके ऊपरी हिस्से को हम उत्तरी ध्रुव और इसके निचले हिस्से को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और जो ये मध्य में वृत्त खींची गई है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे देख सकते हैं आप। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और इसके नीचे यहीं पे ये शीतोष्ण कटिबंध है। ये शीतोष्ण कटिबंध है और इसके ठीक नीचे आएंगे तो एक और रेखा है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है 23.5 अंश, यानी कि इसका मतलब है साउथ, यानी कि दक्षिण। 23.5 अंश दक्षिण में इसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। उसके नीचे आप आएंगे तो ये 66.5 अंश दक्षिणी में ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। और इसके नीचे जो है ये वाला हिस्सा, इसे देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा दक्षिणी शीत कटिबंध है। ये वाला हिस्सा जो है ये दक्षिणी शीत कटिबंध है और उसके ऊपर ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। उसके ऊपर मकर रेखा और इसी को विषुवत रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और उसके ऊपर आप बढ़ेंगे, उष्ण कटिबंध है। उसके ऊपर ये 23.5 अंश नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये कर्क रेखा है। और उसके ऊपर उत्तरी ध्रुव वृत्त है जिसको हम नाम देते हैं 66.5 अंश नॉर्थ। उसके ऊपर ये वाला हिस्सा जो है उत्तरी शीत कटिबंध है, उसके ऊपर उत्तरी ध्रुव है। ये रहा हमारा डायग्राम जिसे आप भली भांति समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके बगल में। तो इसके बगल में आते हैं तो देख सकते हैं आप कि जो भारत का मानक समय रेखा है, ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज के मिर्जापुर ग्रीनविच मीन टाइम जोन से 5.5 घंटा ये आगे है। प्रयागराज के मिर्जापुर से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और जो हमने कल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में लिखा था, उसको थोड़ा सा आज डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। तो देख सकते हैं कि ये हमारा सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो बता दें आपको कि सूर्य ग्रहण, यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो सूर्य ग्रहण, इसका एक ट्रिक है कि समा जलता है। हम लिख देते हैं ट्रिक, जिसे आप देख सकते हैं। ट्रिक इसका ये है, ट्रिक समा जलता है, ये ट्रिक है, समा जलता है। तो इसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए कि जब यस यानी कि यस से यानी कि सन सूर्य, और ये चंद्रमा, यम से मून यानी कि चंद्रमा, ए से अर्थ यानी कि पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब मून आ जाएगा तो हमारा सूर्य ग्रहण लगेगा।
ये पृथ्वी रही, ये सूर्य रहा। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब हमारा मून आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण लगेगा, और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाएगी। अब चंद्र ग्रहण को दिखा देते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ये हमारा सन हो गया, ये हमारा मून यानी कि चंद्रमा हो गया। ऊपर हम इसको लिख देते हैं, ये हमारा सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा चंद्रमा हो गया। तो इसका ट्रिक है, ट्रिक यहाँ पे बगल में लिख दे रहे हैं। इसका ट्रिक है कि चंद्र ग्रहण यानी कि शाम, इसे अब शाम पढ़ेंगे, शाम को लगता है, शाम को लगता है। चंद्र ग्रहण जो है शाम को लगता है, यानी कि यस से सन, ए से अर्थ, यम से मून, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अब हमें पूर्ण विश्वास है, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा, एक बार वीडियो प्रीवियस करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रिक पे आप अगर रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आएगी कि चंद्र ग्रहण कब लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है। इसी के साथ आप वीडियो में बने रहें, आप देखें आगे और क्या क्या चीजें आने वाली है जो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो में बने रहें। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और बताते हैं आगे क्या है। तो देख सकते हैं आगे कि विषुवत रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये तीनों रेखा गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये दो रेखा जो है ये ब्राजील से गुजरती हैं। विषुवत रेखा और मकर रेखा जो है कि ब्राजील से गुजरती है। ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है ये सारे एग्जामों में कहीं न कहीं पूछा गया है। ये सारे पॉइंट एग्जामों में कहीं न कहीं पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण लाइनें ये लिखी हुई हैं। इसे ध्यान से देखेंगे और स्क्रीनशॉट आप बना लेंगे। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। किस महाद्वीप के तटों पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं? तो अमेरिका एवं एशिया के महाद्वीप के तटों पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी ये सक्रिय रहते हैं। और किस महाद्वीप में से एक भी ज्वालामुखी नहीं, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कि कोटापेक्सी है, 19,613 फीट, 19,613 फीट, ये इक्वाडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापेक्सी ज्वालामुखी है जो कि 19,613 फीट इक्वाडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी जो एकांकागुआ जो एंडीज पर्वत पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ जो एंडीज पर्वत पर स्थित है। किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए, अब ध्यान से देखिए। पूछ देगा कि विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांकागुआ। कहाँ पर स्थित है? अगर उसी में पूछ दिया कि एकांकागुआ कहाँ पे स्थित है, तो एंडीज पर्वत। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये जितने पॉइंट लिखे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे गए हैं। आइए अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे देखते हैं कि हमारा जो सक्रिय ज्वालामुखी ये कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। तो माउंट एटना जो है ये इटली में पड़ता है। लिपारी द्वीप समूह स्ट्राम्बोली, जो लिपारी द्वीप समूह स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का ये प्रकाश स्तंभ है। यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली है। तो इक्वाडोर का कोटापेक्सी, अंडमान निकोबार बैरन द्वीप, भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है और बैरन द्वीप। माउंट एरबुस अंटार्कटिका में है, माउंट एरबुस अंटार्कटिका में है। और मोना लोआ, जो मोना लोआ है हवाई द्वीप समूह, और मेओन जो है ये फिलीपींस में है। ये हमारे हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
ये हमारे जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और आगे आपको अभी विषुप्त ज्वालामुखी ऐसे कुछ मिलेंगे, आप वीडियो में बने रहें। हाँ, तो अब जो सुषुप्त और प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो देख सकते हैं ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि सुषुप्त और प्रसुप्त ज्वालामुखी ये दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पूछ देगा कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये कौन सी ज्वालामुखी है, तो उसमें 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, शांत, प्रसुप्त, सक्रिय। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन जाएगा। और एक पूछ देगा कि फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी है, तो जापान की। तो इसे आप देखे रहें, स्क्रीनशॉट बना लें। तो जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, और अंडमान निकोबार का नारकोंडम, और इंडोनेशिया का काकाटोआ, ये जो है ये सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद जो अगला है हमारा, ये मृत या शांत ज्वालामुखी। ये भी उसी प्रकार से 3-4 प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो पोपा ज्वालामुखी है कहाँ का ज्वालामुखी है, तो ये म्यांमार का ज्वालामुखी है। पोपा जो ज्वालामुखी है कौन सी ज्वालामुखी है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा सुषुप्त, या मृत दे देगा, या सक्रिय ज्वालामुखी दे देगा। तो आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइनें हैं। तो ईरान का देवबंद ज्वालामुखी, अर्जेंटीना का एकांकागुआ, और इक्वाडोर का चिनबोराजो, और एक और ज्वालामुखी है पाकिस्तान का कोह ए सुल्तान, जो पाकिस्तान की ज्वालामुखी है कोह ए सुल्तान। तो इस प्रकार से ये मृत और शांत ज्वालामुखी, सुषुप्त और प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपदा। ये बहुत यहाँ से आए दिन क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता रहता है कि ये कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है कि मानव जनित आपदा है। जैसे एक क्वेश्चन रख दिया कि भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और रासायनिक दुर्घटना, इसमें से पूछेगा कि ये कौन सी मानव जनित आपदा है, तो आपको उसमें से लगाना होगा रासायनिक दुर्घटना है। तो ये प्राकृतिक जनित आपदा है, जैसे कि ये भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी, सूखा और बादल का फटना, ये प्राकृतिक जनित आपदा है। और इधर मानव जनित आपदा है। तो रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, महामारी, जनसंख्या विस्फोट, वनाग्नि और शॉर्ट सर्किट से आग लगना। कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि रासायनिक दुर्घटना हो जाती है, तो ये मानव जनित के आपदा के अंतर्गत आ जाता है। फिर कहीं परमाणु दुर्घटना हो जाती है, जो महामारी चलती है, जैसे अभी पिछले देखे होंगे पिछले वर्ष में कोरोना महामारी थी, ये मानव जनित आपदा है। जनसंख्या विस्फोट, वन में कहीं आग लग गई, चाहे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, इस प्रकार की आपदाएं जो होती हैं ये मानव जनित आपदाएं होती हैं। कहीं भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, सूखा पड़ गया, बादल फट गया, इस प्रकार के जो आपदाएं होती हैं प्राकृतिक जनित आपदा होती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। और बता दें आप लोग को इसी प्रकार से वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।